brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। इससे पहले मैंने कई ऐसी स्टोरी आपको सुनाई जिसमें हैरत अंगेज तौर पर कैसे फेक, फर्जी अफसर, जज, वकील, पता नहीं क्या क्या चला, पुलिस वाले भी। एक जज धनीराम मित्तल की आपको कहानी सुनाई थी, जो बाकायदा झज्जर के हरियाणा में उन्होंने बाकायदा अदालत लगाई, कितने लोगों को ज़मानत दे दी, किसी को भनक नहीं लगी। और जब खुद धनीराम मित्तल को एहसास हुआ कि पकड़े जाएंगे तो फिर वहाँ से निकल लिए। एक अभी हाल में बिहार की आपको स्टोरी सुनाई, एक बच्चा जो अभी बालिग भी नहीं हुआ है, उसको आईपीएस की वर्दी भी दे दी गई, नकली तमंचा भी पकड़ा दिया गया 2-2.5 लाख रुपए में, और वो बाकायदा टोपी पहने हुए आईपीएस अफसर बना हुआ और शहर में घूम रहा है और फिर पुलिस के सामने जाता है, सारी चीज़ें बताता है। उसे कुछ पता ही नहीं, लेकिन वो भी बन गया। एक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का पीएमओ का एक अफसर बनकर कश्मीर में जाकर 1-2 साल तक मुफ्त सरकारी सेवाओं का इस्तेमाल करता रहा। हमारी जो फोर्सेस हैं वो उसकी आवभगत करती रहे, उसके लिए सिक्योरिटी पूरा ऑफिशियल दिया गया, गाड़ियों का काफिला चलता था और वो लोगों को बेवकूफ़ बनाता रहा पीएमओ का अफसर बनकर। गुजरात में ही एक सीएम ऑफिस का अफसर बनकर लोगों को ठगता रहा न जाने कितने वक्त तक। कमाल ये कि एक पूरा टोल बूथ, जो हम लोग सड़कों से गुजरते हैं तो आपको जगह जगह टोल देना पड़ता है, एक ऐसी सड़क पर एक महान शख्स ने अपना ही टोल बूथ बना लिया। उसने बाकायदा उस सड़क पर एक कंस्ट्रक्शन किया, लाइन को पतला किया, लेन को, और वहाँ 2 बूथ लगाए और बैठा दिए अपने एम्प्लॉय को। अब जो गाड़ी जाती उनसे टोल लेता, जबकि वहाँ टोल का कोई मतलब ही नहीं था, सरकार ने कहा ही नहीं था। एक ठग साल भर तक एक रोड पर टोल बूथ से टोल वसूलता रहा, किसी को भनक नहीं लगी। तो ऐसी न जाने कितनी कहानियाँ अपने देश में हैं ठगों की और ठगी के भी अंदाज की, और ये डिटेल में बहुत सारी आपको कहानियाँ मैंने सुना रखी हैं। अभी हाल में जो चल रहा है जिस तरीके से डिजिटल अरेस्ट, ये उसकी एक वानगी है। एक फ़ोन आता है, उसके बाद आपसे कहा जाता है वीडियो कॉल पे कि आप अरेस्ट हैं। फ़ोन के दूसरी तरफ एक पुलिस वाला बैठा होता है, बाकायदा वर्दी होती है, पीछे पुलिस का लोगो होता है, और फिर आपको बताया जाता है कि आपने कोई, आपके इंटरनेशनल कॉल हैं जो गलत थे, आप पकड़े गए, या आपकी कोई ऐसी आपने हरकत की है, आपके कोई पार्सल आने थे उसमें ड्रग्स था, कोई भी बहाना, या आप पोर्न फिल्में देख रहे थे उसके लिए आपको पकड़ा गया, जितनी भी चीज़ें हैं, और फिर कहा जाता है आप अरेस्ट हैं। और कमाल है, सामने वाला बेवकूफ़ बनकर बैठा रहता है और फ़ोन पे अरेस्ट भी अपने आप को कर लेता है, क्योंकि उधर से कहा जाता आप हिलेंगे डुलेंगे नहीं, जहाँ हो वहीं बैठे रहो। मोबाइल पे अरेस्ट भी हो गए, और नाम किसका आता है भाई? पुलिस वालों का, क्योंकि पुलिस वाले अरेस्ट कर रहे हैं। तो पुलिस वाले को भी धोखा देकर और ये डिजिटल अरेस्ट करने वाले सब पुलिस की वर्दी में पुलिस का ही नाम खराब कर रहे हैं। तो ये ठगी के सारे किस्से तो सुने, लेकिन आज की जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, अच्छा, ये जितने भी ठगी के किस्से आपको सुनाए, इसमें कहीं ना कहीं हमारी सिस्टम, पुलिस या बाकी जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी लापरवाही भी झलकती है कि कोई शख्स इतने दिनों तक बेवकूफ़ बना रहा है। अगर कोई एक जज बना हुआ है झज्जर में, धनीराम मित्तल, और किसी को पता ही नहीं रजिस्ट्रार से लेकर ऊपर से नीचे तक कि ये जज साहब असली हैं कि नकली हैं। फेक पुलिस अफसर, फेक सीबीआई अफसर, ये सब बन के घूम रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है। फेक पीएमओ का अफसर, मतलब कोई सीनियर अफसर पता तो कर ले भाई, क्या डिपार्टमेंट है, क्या देखता है पीएमओ में। तो ये लोगों की इस चीज़ों का भी फ़ायदा उठाते हैं ऐसे ठग, और वो सीधे एकदम हमारे इर्द गिर्द खुलेआम ठगी का कारोबार चलाते हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में एक शॉपिंग क्लब का कॉम्प्लेक्स कहिए या फिर एक शॉपिंग सेंटर टाइप की चीज़ है, और वहाँ सुबह 10 बजे एक गली है, उस गली के अंदर, उसी शॉपिंग सेंटर के अंदर एक जगह है, और उस जगह पर जाने के लिए फर्स्ट फ्लोर पर एक सीढ़ियाँ हैं, और जैसे ही 9 बजना शुरू होता है, लोग उस सीढ़ी के पास कतार में खड़े हो जाते हैं लाइन लगाकर। नीचे कुछ काले कोट वाले घूमते रहते। आसपास का अगर आप मंजर देखें तो लगेगा कि ये किसी अदालत के बाहर का सीन है, जैसे फिल्मों में सेट बनाया जाता है।
और उसके बाद जैसे ही 10 बजता एक शख्स फर्स्ट फ्लोर के ऊपर दरवाजे के बाहर खड़ा होकर एक अर्दली के तौर पर आवाज़ लगाता, फलाना फलाना पुत्र फलाना पेश हो। अब जैसे ही पुकारा जाता वो बंदा जहाँ भी होता वो एकदम दाएं बाएं देखता, उसका वकील कहाँ, वकील साहब भी भागते भागते कहे चलो पेशी आ गए पेशी आ गए। उसके लिए भाग कर उस कमरे में जाते हैं। अब जब कमरे में पहुँचते हैं तो कमरे का मंजर भी एकदम अलग, बिल्कुल कोर्ट रूम सीन। बेंच लगे हुए हैं जहाँ लोग बैठ सकते हैं, वकील बैठे हुए हैं, सामने जज साहब हैं, जज साहब के नीचे अर्दली है, पूरा कोर्ट रूम है। और उसके बाद मुकदमे की कार्रवाई शुरू होती है। दोनों पक्ष के वकील अपनी अपनी बहस, अपनी अपनी दलील, अपने सबूत गवाह सब पेश करते हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ें ख़त्म होती हैं, नई तारीख पड़ती है। कई ऐसे फैसले हैं या मुकदमे हैं जिनकी कई सुनवाई हो चुकी है, अब उनके फैसले की बारी है, तो अब वो भी कोर्ट में निपट रहा है। इसके बाद शाम को जैसी अदालत का वक्त ख़त्म होता है, थोड़ी देर के बाद जज साहब अपना कपड़ा उतारते हैं, कपड़े चेंज करते हैं और अब वो उसी अपने कोर्ट से सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। जब वो नीचे उतरते हैं तो देखते हैं कि उनके जो भी कोर्ट में जिनकी पेशी थी, वो वकील, वो मुवक्किल, वो सारे खड़े हुए हैं। तो फिर धीरे से उनमें से कोई भागता हुआ आता, जज साहब फैसला है देख लीजिए। तो कोने में ले जाते, कहते ठीक है तुम्हारा फैसला तो कर दूंगा, देख लो कुछ। वो समझ जाता, जज साहब को कुछ नजराना पेश कर दिया जाता। अब जज साहब वो लेकर वहाँ से अपनी गाड़ी में रवाना हो जाते। इसके बाद मुकदमे का जब फैसले की बारी आती तो जज साहब बाकायदा फैसले सुनाते। 1 साल के अंदर वडोदरा, इसके अलावा गांधीनगर, अहमदाबाद, इन जगहों पर इन जज साहब ने 500 मुकदमों को निपटा दिया, फैसला सुना दिया। और ये 500 के 500 मुकदमे वो थे जो ज़मीन से जुड़े हुए थे, ज़मीन के विवाद से, मतलब लाखों रुपए की ज़मीन। एक दो ज़मीन की कीमत तो 200 करोड़ थी करीब। 2019 से ये अदालत लग रही थी। गांधीनगर में एक बार अदालत ऐसी ही लग रही थी, लोग भीड़, नीचे काफ़ी वकील, ये वो, पुलिस वाले भी घूम रहे। उन्होंने देखा यार हमारे शहर की अदालत, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, ये सब तो यहाँ है वहाँ है, ये क्या है? तो पता साहब ये भी एक अदालत है, ये यहाँ पे ज़मीन वमीन का निपटारा होता मुकदमे का। अब पुलिस भी कन्नी काट कर निकल गई कि भैया अदालत है, जज साहब है, क्या पंगा लेना, होगा तो होगा यार। उन्होंने जांचने की, परखने की कोशिश नहीं की और ये अदालत इसी तरीके से अपना काम करती रही, चलता रहा कोर्ट। 2019 से 2024 आ गए, 5 साल तक ये कोर्ट चलता रहा। इन 5 सालों में ना मालूम कितने फैसले आ गए। 5 साल के बाद एक रोज़ एक शख्स, जिसकी ज़मीन जो थी सरकारी महकमे ने, वहाँ के निगम ने, कॉरपोरेशन ने, उस पर कुछ काम करना था तो उससे शायद लिया। अब वो विवाद हो गया कॉरपोरेशन में और उस ज़मीन के मालिक में। अब वो मुकदमा इन्हीं जज साहब के पास पहुँचा। जज साहब ने मुकदमा सुना, उसका निपटारा किया और जो शख्स जिसकी ज़मीन का दावा था उसने कहा देखो तुम्हारी ज़मीन की कीमत है करीब 200 करोड़ रुपए, तो एक काम करो, इसका 1% मुझे कोर्ट के फैसले के बाद देना और बाकी जो खर्चा वर्चा है वो भी तुम दे देना, मैं फैसला सुना देता हूँ। उन्होंने फैसला सुना दिया कॉरपोरेशन के ख़िलाफ़ और उस शख्स को कहा यही मालिकाना हक़ है, उसी को ज़मीन दे दी। अब 200 करोड़ का 1% जोड़ लीजिए आप और बाकी चीज़ें। अब वो बेचारा ये है कि फ़ैसला तो आ गया कागज़ पे, वो पैसे का इंतज़ाम नहीं करके बैठ रहा है, जज साहब को ही दे रहा है। अब वो बंदा पहुंचता है फिर निगम के अफसरों के पास कि भाई साहब फैसला मेरे हक़ में आ गया, ये ज़मीन है, अब यहाँ से निकलो। अब कॉरपोरेशन के बड़े अफसर वो फैसले को देख के उनकी आंखें पथरा गई, ये क्या भैया। अब उन्होंने कोर्ट का फ़ैसला देखा। अब अमूमन ज़मीन के केसेस में जो फैसले आते हैं उसमें एरिया, बाकी चीज़ें, वो सब लिखा होता है। यहाँ फैसला सिर्फ 5 लाइन का, उसमें कोई एरिया नहीं डिस्क्राइब किया गया, कुछ नहीं बताया गया, बस ये है ये अब ज़मीन के मालिक ये, आपका हक़ ख़त्म। इतना कहकर फैसला दे दिया। कॉरपोरेशन वालों को भी शक हुआ कि ये किस तरह का फ़ैसला है। उन्होंने इसकी जांच की, पहुँचे मेन कोर्ट में, वहाँ के रजिस्ट्रार को दिखाया। अच्छा स्टैम्प भी नहीं है,
रजिस्ट्रार ने देखा, रजिस्ट्रार को शक हुआ। उन्होंने कहा ये कहाँ का फैसला है भाई? तो बताया गया कि एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर एक फर्स्ट फ्लोर पे एक अदालत लगती है, डेली सुबह से 5, संडे को छुट्टी होती है। वहाँ एक जज साहब बैठते हैं और उन्होंने ये फैसला सुनाया। जज साहब तो पता नहीं कितने फैसले सुना चुके हैं। अब रजिस्ट्रार साहब इंक्वायरी करने के लिए कहते हैं। इंक्वायरी होती है और उसके बाद जो रिपोर्ट आती है, हाथ पांव फूल जाते हैं। पता चला कि पिछले 5 साल से एक शख्स, जिसने बाकायदा पूरे कोर्ट रूम का सेटअप बना रखा था, अर्दली खुद जज के ड्रेस में, वकील काले कोट में, बेंच, कटघरा, दलील, वकील, बहस, सबूत, गवाह सब जारी, और टाइमिंग भी अदालत का। और वो भाई न जज है, न वो अदालत है, न वो फैसले हैं, न वो कागजात सही है, लेकिन वो फैसले पे फैसला सुना जा रहा है। जब ये सच्चाई सामने आई तो फिर रजिस्ट्रार साहब के हुक्म के बाद इसी 22 अक्टूबर को, अभी 22 अक्टूबर लास्ट मंथ, एक अरेस्ट वारंट निकला और उन जज साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। जज साहब को जब गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया, तब भी वो अदालत में खड़े होकर यही कह रहे हैं, मैं जज हूँ भाई, थोड़ी जज एक दूसरे जज की रिस्पेक्ट करते हैं, आप भी रिस्पेक्ट करो। और ये पुलिस वाले तो बड़े बदमाश, इन्होंने मुझे बड़ी पीटा भी है, पिटाई कर दी एक जज की। तो आखिर तक वही यही दम भरते रहे। लेकिन फिर जब पूरी जांच हुई तो पता चला कि जज साहब ने पूरे सिस्टम को ही चूना लगा दिया था, और वो भी थोड़े दिनों के लिए नहीं, 5 साल के लिए, 19 से बल्कि 5 साल। 2019 से वो अपनी ही अदालत लगाकर अपने ही फैसले सुनाते गए और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई, किसी ने उस तरफ देखा भी नहीं। मॉरिस क्रिश्चियन, ये है इन जज साहब का नाम। गुजरात के ही रहने वाले, गुजरात में पैदा हुए। शुरू से ही अमीर आदमी बनने का शौक था। पढ़ाई लिखाई में उतने तेज थे नहीं। बचपन से एक बुरी लत लग गई और वो थी उधार लेने की। न जाने कितने ही दोस्तों से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से उधार ले ली। अब तकाजा करने वाले तंग करने लगे तो इन्होंने अपना घर छोड़ दिया। घर छोड़कर ये दूसरे शहर में पहुंच गए। कई साल बीत गए। कई साल बाद ये अपने असली घर लौटते हैं। घर वाले, पड़ोसी सब हैरान, भाई कहाँ? तो बताया कि मैं तो चला गया था फॉरेन कंट्री, वहाँ मैंने पढ़ाई की और मैंने वहाँ से वकालत की डिग्री ली है। और ये वो डिग्री है जो हिंदुस्तान के किसी भी कोर्ट में मान्य है, वैलिड है, और मैं कहीं भी जाकर खड़ा होकर किसी भी केस पे बहस कर सकता हूँ। और ये डिग्री हर एक को नहीं मिलती है, बहुत काबिल स्टूडेंट्स को मिलती है। घर वाले, पड़ोसी भी कि चलो यार इतना बड़ा आदमी बन गया। अब उसने ये बताया और उसके बाद वो गायब। इसी दौरान कुछ वक्त के बाद 2019 के शुरुआत में ये हुआ कि गुजरात में वहाँ के हाई कोर्ट ने जो दीवानी मुकदमे थे, जो ज़मीन जायदाद से जुड़े हुए थे, उसकी फाइलें बढ़ती जा रही थी। तो कोर्ट ने फैसला लिया कि ऐसा करो, इसमें बहुत सारे ऐसे केस हैं जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जिनका निपटारा हो सकता है, उसके लिए तारीख, वकील, दलील, सबूत, गवाह, लंबी लंबी तारीखें, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो कोर्ट ने कहा कि ऐसे केस जो दोनों तरफ से थोड़ा सा लगता है कि आपस में समझौता हो सकता है, उसके लिए एक मध्यस्थ को, एक मीडिएटर को नियुक्त कर देते हैं और उसके लिए कुछ सर्टिफिकेट दिए गए और उसके लिए चुने गए कुछ वकीलों को कि जो ये मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं, और हर साल ये मध्यस्थ बदलते जाएंगे। तो अब उन मध्यस्थ का काम है कि वो दोनों पार्टियों के साथ बैठें और देखें कि फाइनल डील कहाँ पर ख़त्म हो रही, समझौता क्या हो रहा है, और फिर वो जब फैसला हो जाए तो आखिरी पेपर कोर्ट में ले जाकर बस दे जाए कि ये दोनों पार्टी मान गई, ये फैसला हो गया, जज साहब आप अपनी मोहर लगाइए, फैसला ख़त्म। इससे कोर्ट का वक्त बहुत बचता। तो 2019 में ये स्कीम आई, कई वकीलों को मध्यस्थ बनाया गया। ये बात मॉरिस साहब के भी कानों में पड़ी। मॉरिस को इसी में एक अपॉर्चुनिटी दिखी, एक मौका दिखा। मॉरिस ने कहा इससे बेहतर क्या है। उसने भी एक मध्यस्थ का फेक फॉर्ज अपना पेपर बनाया। अब वो कोर्ट की तरफ से अपॉइंट एक मध्यस्थ बन गया, एक मीडिएटर। और इसके बाद अब ये था कि जो लोग आएंगे अदालत में, ऐसे केसेस जो देखे जाएंगे, इन मध्यस्थों को सौंप दिए जाएंगे। मॉरिस ने इसका इंतज़ार ही नहीं किया कि अदालत कौन जाए, कौन केस सौंपे, क्योंकि वो खुद ही फेक है। उसने फिर प्लान किया कि करना क्या है। उसने कहा कि जब मध्यस्थ बन ही गया हूँ, आधा जज ही हूँ, तो क्यों ना पूरा जज बनूँ और अपनी ही कोर्ट लगाऊँ, अपना कोर्ट रूम हो, अपनी अदालत हो और अपना फैसला हो। इसी के बाद उसने एक कमरा किराए पर लिया
कमरा किराए पर लेने के बाद गांधीनगर में। अच्छा, वो भी उसे भी इतना भरोसा है लोगों पर कि ये सब इनको समझ ही भी नहीं आएगा कि अदालत कहाँ होती है, अदालत का कैंपस क्या होता है। किसी मॉल के अंदर तो कोर्ट लगती नहीं है, शॉपिंग सेंटर में तो होता नहीं। लेकिन उसे पता था कि फिर भी ग्राहक आएंगे, और उसने एक शॉपिंग सेंटर में एक जगह ली। जगह लेने के बाद उस कमरे को उसने पूरा उसका गेटअप सेटअप सब तैयार किया, कोर्ट रूम का नक्शा दिया, कुछ लोगों को उसने हायर किया, बोला तुम्हें अर्दली बनना है, तुम्हें वकील बनना है, तुम्हें ये बनना है। उसने पैसे भी खर्च किए उन लोगों पर, और उसके बाद अब उसने उन लोगों की लिस्ट निकाली जिनके मध्यस्थ के केस होने थे, ज़मीन आपस में बंटवारा होना था। कुछ लोगों को वहाँ भेजता और उसके बाद बुलाया जाता कि भाई आओ, हम फैसला सुनाएंगे। कुछ से ये फैसले के नाम पे पैसे लेता, कुछ से फैसला सुनाने के बाद जो कमाई होती उसके नाम पे पैसे लेता, और फिर इस तरीके से एक फर्जी कोर्ट का जन्म हो गया। और वो फर्जी कोर्ट फिर फैसले सुनाता रहा, लोग आते रहे। कहते हैं कि एक साल में करीब आखिरी जो हाईएस्ट था वो 500 मुकदमे, इसके अलावा 5 साल में करीब 1000 से ऊपर मुकदमे। और अब तो ये है कि कई ज़मीन के जो मुकदमे सुना चुका, उनमें से दोनों पार्टी जो थी दोनों राज़ी खुशी बैठे हुए भी हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि जो फैसला है ये फेक है, फर्जी है, इसकी कानूनी महत्व या कानूनी मान्यता नहीं है। उनका ये है कि जज साहब का फैसला आ चुका है। अब यहाँ परेशानी ये है कि जो 1000 से ज़्यादा ऐसे फैसले हैं उनकी कानूनी हैसियत क्या है, उसमें से एक एक को अब बुलाकर उसको परखा जाए, जांचा जाए, क्योंकि जज साहब ने तो पूरा रायता अपना फैला दिया अपनी अदालत से। तो अब 1-200 करोड़ एक निगम की ज़मीन पर जब ये फैसला आया, उसके बाद जांच हुई, तब इस अदालत पे ताला लगा। हालांकि अभी वो गिरफ्तार हैं, कुछ दिन बाद बाहर आ जाएंगे, और कहते हैं कि आदमी बहुत शातिर है मॉरिस। आने के बाद क्या पता फिर किसी नए शहर में किसी नई जगह पर एक नई अदालत फिर से शुरू हो जाए, ये भी ख़तरा है। और इस वक्त क्योंकि अभी 22 अक्टूबर को ये अरेस्टिंग हुई है, महीना भी नहीं हुआ है, तो अभी तमाम ऐसे कागजात, तमाम फैसलों उनकी अभी पड़ताल की जा रही है। ये भी एक सिरदर्द है। अब जो फैसला हो गया, राजी खुशी लोगों ने मान लिया, अब उनके ऊपर भी एक तरह से एक पहाड़ गिरने वाला है कि भाई अब तो सब कुछ हो गया, अब ये होगा कि नहीं, अभी तो नए सिरे से होगा। लेकिन इस पूरे चीज़ में एक चीज़ सोचने लायक, जो मैंने बीच में कहीं कही, कि कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम आप जानते हुए भी उसको अनदेखा करते हैं, या हम मतलब कहीं ना कहीं झांसे में बड़ी आसानी से आ जाते हैं। किसी मॉल में, किसी शॉपिंग सेंटर में, किसी स्कूल कॉलेज के अंदर, किसी सिनेमा हॉल के बराबर में कोई कोर्ट अदालत कभी होती है नहीं है, लेकिन फिर भी आसानी से लोग झांसे में आ जाते हैं। जैसे वैसे ही मैंने शुरू में कहा कि एक फ़ोन पर, जैसे इस वक्त मैं आपके सामने बैठा हूँ और मैं इस वक्त एक पुलिस की वर्दी पहन लूँ और आपसे कहूँ कि आपने ये जुर्म किया है, आप इस वक्त डिजिटल अरेस्ट हैं, तो कैसी बेवकूफ़ी है कि, और मैं कहूँ कि आप हिलेंगे नहीं, हिलेंगे तो अभी पुलिस आएगी और आपको उठा के ले जाएगी, पूरे मोहल्ले में आपकी बदनामी होगी, और आप ऐसे बैठे हुए। और फिर आपसे ये भी कहा जाएगा कि फ़ोन को आप फ्रेम में रखिए ताकि आप किसी को फ़ोन भी नहीं कर सकते हैं, और आप बैठे हुए घंटों। और फिर आपसे कहा जाता है कि अच्छा ये बताइए, अपना अकाउंट नंबर दीजिए, OTP दीजिए, हम आपकी जांच करेंगे कि आप सही आदमी कि नहीं, हम सब कुछ दे रहे हैं, उधर से सब लूट रहे हैं। तो ये क्या है? एक सीनियर अफसर ने मुझे कहा था कि इसकी एक ही वजह होती है, जो डिजिटल अरेस्ट के ज़्यादातर लोग हैं, एक वो जिनके एक मन में डर है कि मैंने तो ये गलत किया है, कहीं पकड़ा ना जाऊँ, बदनामी ना हो। दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया है, लेकिन ये कि मैं अरेस्ट हो गया हूँ, अभी नीचे पुलिस आ जाएगी, मुझे उठा कर ले जाएगी, तो मेरे मोहल्ले वाले पड़ोसी मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरी इज्जत क्या रह जाएगी इस कॉलोनी में। तो वो भी खामोशी से कुछ एक्सेप्ट कर लेते हैं, और इसी का फ़ायदा वो लोग उठा रहे हैं। तो अगर हम अपनी आँख, कान, नाक सब खुले रखें तो ऐसे धोखेबाजों से बड़ी आसानी से बच सकते हैं, और फिर कभी शायद हमारे इर्द गिर्द ऐसी कोई फर्जी अदालत जैसी चीज़ हो भी नहीं। उम्मीद करते हैं आप लोग इसी तरह जागरूक रहेंगे। तो कहानी में आज इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। रुचिका लोखंडे, आज इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे रुचिका, एंड ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए जो आप कोर्स कर रही हैं। साथ ही अनीज़ा प्रवीण, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अनीज़ा। और ये इसरत प्रवीण एंड ज़ियानत अंसारी, इन दोनों की बेटियां हैं अनीज़ा, तो हैप्पी बर्थडे। चुन्नी यादव का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे चुन्नी यादव साहब। और ये भेजा है करण बिट्टू एंड फैमिली ने। इसके अलावा महक, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे महक।
विजय कुमार बारले एंड फैमिली ने भेजा है ये। अनिल भल्ला जी, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे अनिल भल्ला जी। और ये भेजा है सैंडी ने, उनके फादर हैं अनिल जी। साथ ही शीरीन फातिमा और मोहम्मद आसिफ, इन दोनों की आज मैरिज एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक, बधाई। तो कहानी में इसी के साथ आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।